ओम गुरवे नमः। अपने एस्ट्रोलॉजी सीखने के शुरुआती सफ़र में या फिर प्रैक्टिस करते हुए हर एस्ट्रोलॉजर को कुछ बातें बहुत कंफ्यूज करती हैं या फिर वो उससे इग्नोर हो जाती है। आइए आज उन्हीं बातों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़े तो वहाँ पर पराशर जी ने कहा है कि जातक की कुंडली को लग्न से, चंद्र से तथा सूर्य लगन से विचार करना चाहिए। तो कभी कभी और वाकई में कभी कभी हमें लग्न कुंडली से बहुत अच्छा फलित मिलता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी कभी चंद्र कुंडली से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और एक महीने तक सेम रहने वाला, क्योंकि सूर्य महाराज एक ही राशि में लगभग 30 दिन रहते हैं, तो एक ही महीने एक ही लगन बना रहता है। कभी कभी सूर्य लग्न से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर की प्रैक्टिस क्या होती है, शुरू में जैसे ही कुंडली देखी वो लग्न के बेस पर ही सारी कुंडली एनालाइज दिमाग में करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी ज़्यादातर ये चीज़ें स्किप हो जाती है कि क्या हमें लग्न, इसमें इस कुंडली में लग्न ज़्यादा मजबूत है, चंद्र कुंडली यानी कि चंद्र लग्न ज़्यादा मजबूत है या सूर्य लग्न ज़्यादा मजबूत है। और यहीं पर हो जाती है बड़ी मिस्टेक्स। और खास करके जब बात करियर की आती है तो वहां पर सुदर्शन चक्र का एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया, अर्थात लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य से दशम को जरूर एनालाइज किया जाए जब भी आप व्यक्ति का प्रोफेशन डिसाइड कर रहे हैं। इसी के बाद एक दूसरा प्रश्न आता है, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आखिर व्यक्ति को हम कहाँ से देखें। क्या हम व्यक्ति को लग्नेश माने या हम व्यक्ति को चंद्रमा माने, या कुंडली का जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कह दिया जाता है कि आप जीव कारक बृहस्पति से व्यक्ति को देखें। तो आखिर इन तीनों में से जातक यानी कि वो पर्सन एक्चुअल में कौन है, ये भी बहुत टेक्निकल है कि किस समय पर व्यक्ति को किस लग्न से, कौन से लग्नेश से या फिर जीव कारक से या किस प्रकार से देखना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स को डिस्टर्ब करती है। इसी तरीके से मान लीजिए मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वहां पर यह भी कहा गया है कि लग्न से सप्तम तो सारे ही जानते हैं, सप्तम सप्तमेश का विचार जरूर करना चाहिए मैरिज के लिए। फिर एक दूसरा फैक्टर आता है कि शुक्र से सप्तम का भी विचार करना चाहिए, सप्तमेश का विचार करना चाहिए। और इसके अलावा आपको पता ही है कि नवांश कुंडली में सप्तम सप्तमेश का विचार, नवांश कुंडली के लग्न का विचार, उपपद लग्न का विचार। तो एक मैरिज को देखने के लिए ऊपर से दारा कारक का विचार, इतने सारे पॉइंट्स बता दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आखिर जो जातक का स्पाउस है, उसका पति या उसकी जो पत्नी है, हम उसको सप्तमेश माने, क्या हम वहाँ से उसकी फिजिकल पर्सनालिटी को डिफाइन करें या उसके करियर के बारे में बताएं, या दारा कारक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, या नवांश के सप्तमेश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे, या शुक्र से सप्तमेश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। आखिर कहाँ से, किस चीज़ के लिए किसको कौन सी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला सब्जेक्ट है। और अक्सर मैंने देखा है अपने शुरुआती दौर में तो बहुत रेयर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिनको ये बात समझ आ पाती है कि आखिर किस पॉइंट से क्या देखना चाहिए, किस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। एक और कंफ्यूजन कि वर्षफल कुंडली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या तिथि प्रवेश चक्र, दोनों एक ही तरीके से देखे जाते हैं, थोड़ा सा ही उन दोनों में डिफरेंस होता है, या गोचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। आखिर दोनों में से फलित में ज़्यादा हेल्पफुल कौन होगा। आपका जो पर्सनल वर्षफल चार्ट है या तिथि प्रवेश चार्ट है, क्या वहाँ से रिजल्ट ज़्यादा निकलेंगे, या गोचर आवार को यानी कि शनि और गुरु का जो संयुक्त गोचर कहा जाता है वो ज़्यादा रिजल्ट देगा। और इसी में एक और कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि अगर मान लीजिए किसी हाउस पर बृहस्पति महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है किसी पर्टिकुलर ईयर में और उसी टाइम पे शनि महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है, तो क्या उस हाउस से रिलेटेड कार्य सिद्धि होगी या नहीं। ये भी एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक और बात कही गई कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। तो मान लीजिए अगर धनु लग्न या मकर लग्न का जातक है, ऐसे में अष्टमेश बनेंगे चंद्रमा और सूर्य, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि उनकी चंद्रमा और सूर्य की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो क्या उनको बुरे फल नहीं मिलेंगे, या बिल्कुल भी बुरे फल मिलेंगे, या कुछ बुरे मिलेंगे, कुछ मिक्स मिलेंगे, कैसा। ये भी एक कंफ्यूजन का सब्जेक्ट है कि आखिर सूर्य और चंद्रमा बुरे फल करेंगे या नहीं करेंगे। इसके अलावा आजकल की जो ट्रेंडिंग नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिखाई जा रही है यूट्यूब चैनल्स पे, ऑनलाइन कोर्सेज में, या फिर जो लाल किताब को फॉलो करते हैं, उनके लिए तो एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है कि मान लीजिए जुड़वा बच्चों का चार्ट आपके पास आ गया, अब वो यंग एज में है, लाइक मान लीजिए उनकी 26, 28, 30 साल है, और दोनों का लग्न अगर सेम हुआ, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2.5 घंटे एक ही लग्न रहता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि उनकी जो राशि कुंडली होगी वो सेम लग्न की बन सकती है।
तो ऐसे में मान लीजिए एक की शादी हो गई है, एक की शादी नहीं हुई है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरे बच्चे की शादी कब होगी। तो ऐसे में आप क्या जवाब देंगे? यहाँ पर आप एक तरीके से फंस जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कुंडलियां अगर आपके सामने रख दी जाए तो यहाँ तक कि उनमें लगन की डिग्री में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। लगन की डिग्री को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैसे भी नहीं दी जाती नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, जो आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे वैसे प्रचलित है। और जो लाल किताब है वो तो सिर्फ लगन देखते हैं और जो ग्रहों की पोजीशंस देखते हैं, या मेष लगन को बना के देखते हैं, तो वहाँ पर तो सारे ग्रहों की पोजीशन सेम निकलेगी। तो आप दो सेम कुंडलियों पर दो अलग प्रिडिक्शन कैसे दे पाएंगे? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का सब्जेक्ट है। इसी में एक और कंफ्यूजन जुड़ जाती है, जब 4 या 4 से ज्यादा ग्रह एक साथ एक ही घर में बैठ जाते हैं, वहां पर प्रिडिक्शन करना मतलब सर घुमाने वाली बात है। एस्ट्रोलॉजर को समझ ही नहीं आ पाती कि इसको हम कैसे समझे, इसमें से कैसे ग्रुपिंग है या फिर कैसे अलग होगा, कौन से ग्रह कैसे कब फल देंगे, क्या सारे एक साथ ही हर टाइम फल देंगे? जैसे कहा भी जाता है कि दो ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो वो आपस में रिजल्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। और खास करके लिए मान लीजिए एक शुभ ग्रह एक अशुभ ग्रह है, तो अशुभ ग्रह शुभ फल देगा, शुभ ग्रह शुभ फल देगा। तो ऐसे में अगर 4 या 4 से ज्यादा बैठ गए हैं, इसमें प्रवज्या योग भी बन जाता है, तो वो कैसे फलित होगा? ये भी एक बहुत ही कंफ्यूजन का सब्जेक्ट है और इसमें प्रिडिक्शंस फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब हम दो ग्रहों के एक साथ बैठने की बात करते हैं तो इसमें एक और बात जुड़ जाती है कि मान लीजिए मिथुन लग्न हो और बुध लगन का स्वामी हुआ और मंगल उस लग्न का, बुध जेमिनी लगन का, मिथुन लग्न का सबसे बड़ा दुश्मन। मान लीजिए दोनों के दोनों ग्रह बुध और मंगल दशम भाव में किसी की कुंडली में बैठ गए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि बुध अब मंगल के फल देगा और मंगल महाराज बुध के फल देंगे। तो क्या ऐसे में एक एस्ट्रोलॉजर को, उस नेटिव को, उस जातक को मंगल का मूंगा रिकमेंड करना चाहिए एज अ जेमस्टोन पहनने के लिए, और उसको पन्ना सजेस्ट करना चाहिए? कौन सा जेमस्टोन उसका भाग्योदय करेगा, यह डिसाइड करना बहुत ही कंफ्यूजिंग है, टेक्निकल है। हो सकता है पन्ना पहनाने से उसके साथ कुछ हादसे हो जाए और हो सकता है मूंगा पहनाने से उसका भाग्योदय हो जाए, लेकिन इसमें कुंडली के और भी फैक्टर्स काम करेंगे। बहुत सारे एंगल से देखना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ऐसा ना हो कि वो किसी को पन्ना पहनने की सलाह दे दे, क्योंकि उससे बहुत बुरे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है और ये इग्नोरेंस का भी सब्जेक्ट बन सकता है और इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत होती है। एक ग्रह जो राशि कुंडली में तो नीच का बैठा हुआ है, लेकिन नवांश कुंडली में उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ एक नीच का ग्रह बैठा हुआ है, अर्थात वो एक ग्रह का नीच भंग कर रहा है नवांश कुंडली के अंदर। लेकिन लग्न कुंडली में फिर से वो नीच का होकर, और वक्री भी है ग्रह, और ऊपर से उसको दो मैलेफिक देख रहे हैं, एक बेनेफिक ग्रह भी देख रहा है। मान लीजिए शनि मंगल भी देख रहे हैं और बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो ऐसे ग्रह का फलित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आखिर ये किस टाइम पे कैसी पलटी मारेगा और कैसा रिजल्ट कब देगा। इस ग्रह को समझना बहुत मुश्किल है, जो नीच भी है, वक्री भी है, फिर नवांश में या तो उच्च का हो रहा है या नीच का हो रहा है, और वो किसी और का नीच भंग कर रहा है। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो ऐसे टेक्निकल पॉइंट को समझना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही समझा जा सकता है। जब आपको प्रैक्टिस करते हुए 50-100 कुंडलियां, 200 कुंडलियां आपके सामने आए, तब आपको पूछे, आप जातक से पूछिए कि आपकी लाइफ में इस प्लैनेट की जब ये दशा आई थी, उससे रिलेटेड जो पर्सन आपकी लाइफ में आया, उसने आप कैसा कैसा रोल निभाया, जो उससे रिलेटेड सिग्निफिकेंसेस है, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहता है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बुकिश वे में या फिर एक टीचिंग वे में समझाई नहीं जा सकती, उसको जब तक आप खुद से अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि हर कुंडली में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी मिलेगा उसके साथ में आपको, तो वहाँ पर आपका खुद का एक्सपीरियंस ही आपकी हेल्प करेगा। ज़्यादातर देखिए, जब एक इंसान मिड एज में पहुँच जाता है, लाइक 36, 40, 45, तब उसके इंसान का एक प्रश्न ये भी होता है कि क्या मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही चलने वाली है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी आएगी। ये जो कुंडली में जो हमारे ग्रह पोजीशन, जो भी हमें लग्न मिला, जो भी ग्रह पोजीशन मिली, क्या अब ये होल लाइफ के लिए ये सेम ही रहेगी या कुछ चेंज भी होगी, कुछ मेरी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट भी आएगी, कोई जैकपॉट भी लगेगा, या फिर मैं हमेशा ही ऐसे परेशान होता रहूँगा, या परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी या ये बदलेंगी भी। क्या ये ग्रह एक ही जगह पर फिक्स हो जाते हैं या ये इधर उधर मूव भी करते हैं, और क्या मतलब डेस्टिनी बिल्कुल ही फिक्स है तो फिर कर्म की इंपॉर्टेंस क्या रह गई, और अगर मेरे पास कुछ फ्री विल है तो उसका स्कोप कितना है और किस एरिया में है। तो ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है कि
मान लीजिए अगर हम एक कुंडली को किसी 10 साल के बच्चे की या एक 22 साल के लड़के की अगर कुंडली देख रहे हैं और वहीं पर अगर हम उस कुंडली को किसी 45 ईयर्स एज के पर्सन की कुंडली को देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ों पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। हमें 9th हाउस 5th हाउस लगन की इंपॉर्टेंस और 5th हाउस की इंपॉर्टेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ पर किस चीज़ को। और खास करके जो कुंडली के मैच्योर प्लैनेट्स होते हैं लाइक शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, ये जो मिड एज मैच्योरिटी और खास करके सन, तो इनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और किस तरीके से देना चाहिए, वहाँ पर क्या चीज़ें चेंज हो जाती है, कौन से हाउसेज एक्टिवेट होते हैं, ये सब भी बहुत कंफ्यूजिंग है। और यही रियल चैलेंजेस हैं जो एक एस्ट्रोलॉजर के सामने आती हैं। कभी कभी कुंडली में एक से ज़्यादा दशाएं लागू हो रही होती हैं, जैसे नॉर्मली विमशोत्री दशा तो सबकी चार्ट में लागू होती है। चंद्रमा की स्पेशल पोजीशन हो लाइक 2nd हाउस, 6th हाउस, 3rd हाउस, 11th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस, जिसमें आदना दशा, उत्पन्ना दशा, क्षेमा दशा लगती है, उदू वेरिएंट्स विमशोत्री दशा के, या केवल विमशोत्री दशा लग रही है, या द्विसप्तति समा दशा लग रही है लाइक लगन लॉर्ड इन 7th हाउस, 7th लॉर्ड इन लग्न, या फिर वहाँ पर षष्ठी आयनी दशा लग रही है लाइक सन इन लग्न, या फिर वहाँ पर चतुर्स्थिति क्षमा दशा लग रही है लाइक 10th लॉर्ड इन ऑन हाउस या फिर 10th हाउस। कोई भी अगर मान लीजिए एक चार्ट पे आपको एवरेज 3 से 4 दशाएं तो मिनिमम लगती हुई मिल जाएंगी। और ये देखना भी बहुत जरूरी है। ऋषि पराशर जी ने भी बताया कि जो स्पेशल दशाएं लगती हैं उन्हें जरूर देखें, कि स्पेशल दशा से जब आप किसी की लाइफ एनालाइज करते हैं तो आपको बिल्कुल इजीली उसकी लाइफ की एक एक इवेंट मैच करती हुई मिलेगी। जबकि विमशोत्री दशा में आपको मिलेगा कि हाँ ये मैलेफिक ग्रह की दशा थी तो इनके साथ खराब हो गया, मतलब वहां पर आपको कुछ क्लूज मिलेंगे लेकिन वो इतना ज़्यादा क्लियर कट नहीं मिलेगा कि ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में। अगर मान लीजिए जब किसी की चार्ट पे अगर 3, 4, 5 दशाएं लग रही है तो उसमें से भी किस दशा को प्रायोरिटी दी जाए, कौन से रिजल्ट्स को देखने के लिए किस दशा को प्रायोरिटी दी जाए, कब कौन सी दशा को देखना चाहिए। और स्पेशली अगर हम बात करें नारायणा दशा या कोई भी राशि दशा की अगर हम बात करें, उसका कैसे प्रयोग करना चाहिए, उसको कैसे देखना चाहिए, ये भी रियली बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और लैक ऑफ नॉलेज या फिर इन सब में एक्सपीरियंस ना होने के कारण, गाइडेंस ना मिलने के कारण बहुत बड़े ब्लंडर्स हो जाते हैं। आप बहुत अच्छी प्रिडिक्शन पे जिस लेवल पे जा सकते हो वहाँ से चूक जाते हैं और मतलब आपका जो लेवल है, जो स्तर है, वो बहुत साधारण रह जाता है, क्योंकि इन सब की जानकारी अगर है भी तो भी क्लैरिटी नहीं है कि इसको यूज़ कैसे किया जाए, कब और कहाँ इसका यूज़ किया जाए। तो अगर आप भी अपनी इन कन्फ्यूजन्स का आंसर पाना चाहते हैं और अपने प्रिडिक्शन के लेवल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल ऐप प्रेडिक्ट फर्स्ट को अभी डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर ज्योतिष हमसर नाम से जो कोर्स है उसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपके साथ इन सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा और उसके अलावा जो पूरा कोर्स कंटेंट है वहाँ पर शॉर्ट में वो मेंशन है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और वहाँ पर आपको डिटेल में किसी एक इंसान की कैसी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, क्या कर्सेज है, उसकी मैरिज कब होगी और प्रोजेनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ये सारे आंसर्स आपको उस कोर्स में आपको दिए जाएंगे और वहाँ पर ये सब आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।